नमस्कार मित्रों, 11th क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। 11th क्लासेज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस और नीट। जेईई मेंस और नीट के लिए मैं लेके आया हूं स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। कैसे न्यूमेरिकल्स को करें, कितने स्टेप्स में करें, किसे 100 ट्रिक्स में करें, कैसे क्या करें। पर इस पे 3 स्टेप लगाएंगे। पहली स्टेप अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ेंगे मतलब उसमें देखेंगे भाई क्या पूछ रहा है। सेकंड स्टेप अपन क्वेश्चन को उठाएंगे। उठाने का मतलब अपन को जो कंसेप्ट लगाना है वो कंसेप्ट लगाएंगे। और थर्ड स्टेप होता है फेंकना मतलब फाइनल आंसर को टिक कर देंगे। तो अपन 3 स्टेपों के माध्यम से केवल पकड़ना, उठाना और फेंकना 3 स्टेप लगा के सिंपली अपन क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन में क्या छोटी मोटी गलतियां होती है, किसी क्वेश्चन गलत होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें, अब मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो अपन चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपके लिए फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है, देखिए द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब जो हाइड्रोजन का सेकंड बोहर ऑर्बिट होता है उसके अपन से पूछ रहा है रेडियस। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको, पकड़ना। तो पहले पकड़िए, क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो अपन से पूछ रहा है रेडियस। दूसरी स्टेप लगाएंगे अपन उठाना। कैसे उठाए, उठाने के लिए अपन को कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये सब होता है एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पर एन क्या है, मतलब जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट है एन। और जेड क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। अब देखिए अपन से एन की वैल्यू अपन को दे रखी है, इसने एन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, एन बराबर सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब एन बराबर 2। सेकंड बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि दूसरे बोहर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, जेड बराबर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1। तो जेड बराबर कितना हो गया, 1। अपन को 2 वैल्यू चाहिए थी, बस यहाँ पर सब पता है अपन को। 2 वैल्यू रखते हैं अपन इस क्वेश्चन में, रखते हैं अपन आगे अपन रखते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपन जेड का मतलब मान कितना 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन 0.529 इंटू 4। इसको 4 से गुणा करते हैं अपन, कितना हुआ 6। इसके बाद 1 1, इसके बाद 2। तो अपने पास है 2.116। अब इसको अपन ने यहाँ पे पूरे 2 दे रखा है, 490 का रखा है। तो अपन इसको करते हैं 490। तो आगे 490 करते हैं अपन 2 1। इसका लास्ट कितना है, 6 है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 पूरी वैल्यू किसमें एंगस्ट्रॉम। अपने पास आंसर आ गया 2.12 एंगस्ट्रॉम। अब लास्ट स्टेप अपने पास क्या स्टेप है, लास्ट फेंकना मतलब आंसर टिक करना। पता आंसर टिक नहीं हो रहा, ठीक है, गलत। दूसरा भी नहीं गलत, तीसरा भी नहीं गलत। अपने पास आंसर कौन सा है, चौथा, जो कि 2. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटर 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो अपने पास चौथा आंसर हो गया राइट। ये क्वेश्चन दिया गया जेईई मेंस 2017 क्वेश्चन था, जो कि सिंपली आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो आप बिल्कुल इसको आपको बस केवल 1 से 2 मिनट लगेंगे सोल्व करने में। अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम। मतलब जो एच स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो बामर सीरीज होती है, उसकी जो फर्स्ट इमिशन लाइन होती है उसको अपन को निकालना है। वेव नंबर मतलब तरंग संख्या अपन को निकालनी है। अब देखिए अपने पास क्या, अपन को पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है। पकड़ेंगे से अपन से पूछ क्या रहा है, वो वेव नंबर पूछ रहा है। तो अपन को वेव नंबर का फॉर्मूला सिंपली पता होना चाहिए। तो वेव नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ इस एच स्पेक्ट्रम के बारे में। अब जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, मतलब ये होते हैं ऊर्जा स्तर। जैसे कि मान लो ये होता है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6। ये ऊर्जा स्तर होते हैं। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आता है ना, तो क्या है, अपने तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करता है। उसके परिणाम स्वरूप अपन को क्या प्राप्त होता है, वेव नंबर। तो अब देखिए, और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाले किसी भी स्तर से n बराबर 1 में आएगा तो इसे अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज। जैसे कि मान लो 6 से 1 में आ गया, 2 से 1 में आ गया, इसे अपन बोलेंगे लाइमन सीरीज। अगर मान लो n बराबर 2 में ऊपर वाले किसी भी ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में आ रहा है, जैसे कि मान लो 6 से आ गया 2 में, जैसे कि 3 से आ गया 2 में, तो इससे अपन बोलेंगे बामर सीरीज। इसी प्रकार जैसे कि मान लो n बराबर 3 में ऊपर से किसी से भी n बराबर 3 में आ रहा हो, जैसे 6 से n बराबर 3 में आ गया,
4 से n बराबर 3 में आएगा, जिससे अपन बोलेंगे पास्टन सीरीज। तो इस प्रकार जो इस एज स्पेक्ट्रम होता है उसमें अपन को सीरीज मतलब श्रेणियां प्राप्त होती है। तो अपन से पूछ रहा है ये बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब किसी भी ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में आ रहा हो, मतलब अपन को क्या है n बराबर 2 में किसी ऊर्जा स्तर से लाना है। अब ये पूछ रहा है इसकी फर्स्ट इमिशन लाइन मतलब फर्स्ट लाइन। अब आप ही सोचिए फर्स्ट लाइन कब प्राप्त होगी अपन को, फर्स्ट लाइन जब प्राप्त होगी अपन को जब n बराबर 2 में कहां से इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से तो कैसे ला सकता है, अपन को कहां से देखेंगे n बराबर 3 से 2 में आएगा, तो अपन को क्या प्राप्त होगी फर्स्ट इमिशन लाइन। तो ये होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। अपन को देखना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, अपन ने देख लिया। अपन से क्या पूछ रहा है वेव नंबर, तो अपन को वेव नंबर का क्या दूसरा स्टेप क्या होता है अपने पास उठाना का मतलब अपन को क्या करना है, अपन को कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट मतलब वेव नंबर का फॉर्मूला, जो कि आप सबको पता हो क्या होता है। फॉर्मूला होता है तरंग संख्या बराबर होता है अपने पास 8z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जो होता है अपने पास तरंग संख्या मतलब वेव नंबर का फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए वेव नंबर में अपने पास आर को रखा है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका मान होता है 1.0971 10⁻⁷ होता है इसका मान मीटर इनवर्स, जो कि अपने भी कोई काम नहीं आ रहा, तो इसको अपन हटा देते हैं। अब देखिए आप, अब मैंने आपको बताया था बामासिक बताया मैंने हाइड्रोजन का n बराबर 2 से 2 में मतलब किसी ऊर्जा स्तर से आ रहा हो। अब फर्स्ट लाइन का प्राप्त हो कि अपन को n बराबर 3 से दूसरे में आ रहा हो, तो n बराबर 3 से 2 में आ रहा हो, तो अपन को n1 का मान कितना प्राप्त हुआ, n1 का मान प्राप्त हुआ अपन को 2, n2 का मान कितना प्राप्त हुआ अपन को 3, n2 बराबर 3। तो अपन यहाँ पे रखते हैं उस मान को, अपन को दे रखा है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या होता है परमाणु क्रमांक, तो अपन को दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब इसका जेड कितना होगा 1, तो सिंपली यहाँ पे रख देते हैं अपन 1 और अपन n1 का मान रखते हैं, n1 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस n2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा सिंपली 9। तो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया सिंपली, यहाँ पे अपन देखते हैं 9 × 4 और यहाँ पे नीचे होगा 36। अब इसको अपन करते हैं 4 में होगा यहाँ माइनस होगा अपने पास, हो गया सिंपली। उसके बाद अपने पास आ गया r 5/36, इसको अपन आगे करते हैं कितना हुआ 5r/36। अपने पास ये आ गया वेव नंबर 5r/36। क्या आ गया ये वेव नंबर, तो अपन ने पहले किसी को पकड़ा उठाया, अब अपन बोला स्टेप क्या होती है फेंकेंगे मतलब आंसर टिक करेंगे। तो आंसर क्या है 5r/36। अब देखिए पहले में नहीं है, मैंने दूसरा ऑप्शन देखा दूसरे में भी नहीं है, मैंने तीसरा देखा यार 5r/36 बिल्कुल राइट ऑप्शन प्राप्त हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जेमेन 2000 की तरह की क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अपन को क्या पता होना चाहिए बस अपन को तरंग संख्या का फॉर्मूला और ये सीरीज। तो इस पर साल एक या दो क्वेश्चन तो अपन जेमेन या नेट में पूछे ही जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को आज आप अच्छी तरह याद रखिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है इसमें। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में अपन से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अपन से पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से पॉसिबल एनर्जी कौन सी हो सकती है। अब देखिए, अब पहले तो आप पूछेंगे कि स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है जैसे कि मान लो n बराबर 1 में होगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलेंगे अपन ग्राउंड स्टेट, और अपन अगर n बराबर 2 में होगा तो अपन बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n बराबर 3 में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अपन बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे मतलब एक्साइटेड स्टेट चलती रहती है। तो ये पहले होती है ग्राउंड स्टेट। तो अपन से पूछ रहा है कि स्टेट फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट होती है n बराबर 2 n बराबर 3, तो ये पूछ रहा है अपन से पूछ रहा है मतलब जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना उसमें कौन सी एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए अपन को n बराबर 2 में भी चेक करना पड़ेगा, n बराबर 3 में भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए आप किसी कंसेप्ट को समझिए, फिर अपन किसी को पकड़ेंगे। पकड़ना मतलब अपन किसी में देखा क्या पूछ रहा है, तो पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है अपन से, ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है। दूसरे स्टेप अपन ने लगाया कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या लगाया अपन को एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, E बराबर माइनस 13.6 इंटू Z²/n²। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अपन देखिए हाइड्रोजन एटम दे रखा है, इसकी मतलब Z बराबर कितना हुआ 1।
अपन से पूछा एक साइड स्टेट, इसलिए अपन को करना पड़ेगा, सब पे चेक करना पड़ेगा अपन को। n बराबर पहली एक साइड स्टेट n बराबर 2, दूसरी n बराबर 3, सब पे चेक करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अपन पहले करते हैं n बराबर 2 के लिए चेक। इसमें अपन सिंपली वैल्यू रखते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, n मतलब n मतलब पहली एक साइड स्टेट मतलब n बराबर 2 का स्क्वायर। इसमें मतलब 4, इसको अपन काटते हैं तो कितनी बार करता है, इस पूरी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड वोल्ट में, ठीक है। तो अपन ने n बराबर 2 के लिए मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाला, तो अपने पास कितना माना है, -3.4 इलेक्ट्रोड वोल्ट। तो अपन ने पहले निकाला, पहले को अपन चेक करते हैं। देखिए अपन को फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया -3.4 इलेक्ट्रोड वोल्ट, ठीक है। तो ये अपना सही आंसर होगा। अगर मान लो अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तो अपन क्या करते हैं, अपन n बराबर 3 के लिए भी चेक करते हैं, फिर 3 के लिए भी मैच करते हैं। उसके बाद अपन 3 का वाला भी नहीं मिलता तो अपन 4 के लिए भी चेक करते हैं, क्योंकि अपन से पूछा है पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट। इसने बोला भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसने बोला है पॉसिबल। तो पॉसिबल कोई सी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसके लिए अपन को सबके लिए चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मतलब कोई खास बात नहीं थी, बस केवल अपन को एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन था जेईएमएस 2015 का, जो कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। तो ये क्वेश्चन को अपन आराम से 1 मिनट में कर सकते हैं, केवल अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इसी तरह अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार ऑफ ए मास 1000 kg एंड वेलोसिटी 36 km/h। अब देखिए इसने अपन को इसकी वैल्यू भी दे रखी है, हमें क्यों दे रखी है आपको पता लग जाएगा। अपन पहले क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन को पकड़ते हैं। किसे पकड़े, अपन से क्या पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। पकड़ लिया अपन ने क्वेश्चन को। अपन सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, मतलब कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपन लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपन लगभग आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर h/mv। यहाँ पर क्या होता है, h होता है प्लेइंग कांस्टेंट, जिनका मान अपन को दे रखा है। m होता है अपने पास मास, v होता है अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। अब किसमें अपन को क्या दे रखा है, देखिए अपन को दे रखा है मास, ठीक है। उसके बाद अपन को सेकंड चीज दे रखी है वेलोसिटी, दे रखी है अपन को 36 km/h। अब देखिए अब अपन को क्या करना है, अपन को इसका मान दे रखा है, इसने इसका मान दे रखा, अपन को भी दे रखा है, भी दे रखा है, मतलब अपन को और एक चीज दे रखी है। अपन से बस ये लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो आप सोचेंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में कैसे आया। अब इसके पीछे कारण है, इस क्वेश्चन को 3 बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला बच्चा क्या करेगा, सिंपली फॉर्मूला लगाएगा, इसमें मान रखेगा, वैल्यू रखेगा, h का रखा, m का मान रखा, v का मान रखा, और उसने क्या करा, आंसर को टिक कर देगा डायरेक्ट। तो इसमें से कोई आंसर आ रहा होगा उसको, ठीक है। पहला बच्चा ही करेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा इस सवाल को सोल्व करेगा। कैसे करेगा सोल्व करने के लिए आपके पास पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो सभी वैल्यू होती है, वो सभी वैल्यू क्या होती है, एक ही पद्धति में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो सीजीएस या एमकेएस में होनी चाहिए, मतलब ऐसे पद्धति में होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में इसने क्या कंसेप्ट फंसाया, इसने क्वेश्चन को सिंपल लिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने जो वेलोसिटी की वैल्यू 36 km/h, ये होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो उसने दे दिया अपन को km/h में। तो इसको अपन पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको चेंज करने के लिए अपन सिंपली क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 36 को चेंज करते हैं, 36 × 5/18, ये आपके पास मीटर पर सेकंड में आई हुई, क्योंकि किलोग्राम में तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ये की मान हो गया, देखिए यहाँ पे सिंपल अपने पास कितना आ गया, ये 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में, 1 kg में है, मतलब पूरे कितना, ये भी ऐसा पद्धति, मतलब तीनों सही है। तो अपन मान लेते हैं सिंपली, ये मेरा बराबर में देगा 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकंड। मात्र को पहले से नहीं लिखे तो कोई फायदा नहीं अपन लोग। उसके बाद अपन रखते हैं इनकी वैल्यू कितनी है, 1000 इंटू अब बाद का मान लिखा है 10। अब देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं, कितना हो गया, 10⁴ हो गया, ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -38। तो मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई मीटर में, ठीक है। तो अपने पास आ गया लैम्डा का वैल्यू आ गई, अपने पास कितना की 6.63 × 10⁻−38 मीटर, ठीक है। अब देखिए अपन इसके बाद अपन थर्ड स्टेप क्या होती है, शेयर का मतलब आंसर को टिक करना, आंसर पर मैच करते हैं। मेरा 6.63
इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं। मैं सोचूंगा यार ऑप्शन, किसी ऑप्शन में क्या आ रहा है, तो अभी कैसे नहीं आ रहा, तो एक बच्चा क्या करेगा, उसने सोचेगा भाई इसका तो आंसर मेरे पास आ नहीं रहा। अब आपको भी लग रहा होगा कि आंसर तो आ नहीं रहा, तो इसमें आंसर अपन को क्या करना है, इसको भी करना है अपन को पूर्णांकित करने के लिए अपन क्या करेंगे 6.6। अब यहाँ पे दे रखा है, जैसे मान लो इसको अपन पूर्णांकित करेंगे ना, इसके लास्ट कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3। तो ये सब अपन को कर रहा है पूर्णांकित, मतलब वास्तव में सब 6.63 है। अब कोई दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि इसके तो आंसर ही नहीं आ रहा, अपन को करना है, अपन को लास्ट वाला मैच करते हैं अपन, -33। तो पहले में तो नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में बिल्कुल सही ऑप्शन मिल रहा है अपन को, तीसरा वाला राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को करना था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या क्या हो सकती है, गलती हो सकती है, पहला बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेगा, बिल्कुल जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखेगा, आंसर निकालेगा, तो उसके मान लो दूसरा आंसर आएगा तो क्या दूसरा आंसर लगा देगा, लेकिन ये आंसर गलत है। दूसरा बच्चा करेगा पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, उसमें उसका आंसर भी आएगा, लेकिन उसको फाइनल में क्या रहा है, उसके 6.63 आ रहा है, तो क्या सोचेगा तो गलत आंसर है, तो कोई सा भी आंसर लगा देगा इनमें से, या नहीं लगाएगा, छोड़ जाएगा इस क्वेश्चन को। तो तीसरा बच्चा ने क्या करा, तीसरे बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, लास्ट में सही तरीके से उसको पूर्णांकित किया, इसमें ऑप्शन को पूर्णांकित करना था, वो सही आंसर लगा दिया, लास्ट वाली लगभग बिल्कुल मैच कर ली, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट था, इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो इस प्रकार अपने जे मेंस वाला क्या करता है, अपन से गलतियां करवा सकता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसमें भी कैसे अपन उसको सोल्व करेंगे, कैसे उसको अप्रोच करेंगे। अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स एन एल। आप क्वांटम नंबर्स जानते हो कितनी होती है, 4 होती है, एन एल एम और एस। कितनी होती है, 4 होती है, एन एल एम और एस। ये होती है जब अपने पास 4 क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन को जानकारी प्रदान करती है। तो यही बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो एन और एल क्वांटम नंबर से अपन को जानकारी दे रही है, उनकी वैल्यू अपन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अपन से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब अपन को इंक्रीजिंग एनर्जी के क्रम में इनको जमाना है, मतलब बढ़ती ऊर्जा के क्रम में। अब पहले अपने फर्स्ट स्टेप क्या आती है, क्वेश्चन को पकड़ना, कैसे पकड़ेंगे। अपन ने पूछ रहा है एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब अपन को पूछ रहा है एनर्जी, पूछ रहा है मतलब इनडायरेक्टली अपन से पूछ रहा है एनर्जी। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है, पास उठाना, मतलब कैसे उठाएंगे, अपन कंसेप्ट लगाएंगे एनर्जी। अब इंक्रीजिंग एनर्जी के मतलब अपन को यहाँ से अपन को समझ आना चाहिए कि ये सिंपली इंक्रीजिंग एनर्जी के उसमें लिखने के लिए अपन क्या याद होना चाहिए, N+L का रूल। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है, अपन को सेकंड स्टेप पे उठाना, वो इसका क्वेश्चन है, इससे अपने पास वो चीज का कंसेप्ट N+L का रूल। अगर आप पूछेंगे N+L का रूल क्या होता है, N+L का रूल होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन N और L की वैल्यू तीन का अपन क्या कर लेते हैं, उसका अपन कर लेते हैं 8, मतलब उसको योग कर लेते हैं, और जिसके लिए भी N+L का योग अधिक प्राप्त होगा उसके लिए एनर्जी अधिक होगी, और जिसके लिए N+L का वैल्यू कम प्राप्त होगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एनर्जी भी कम होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, N+L का वैल्यू जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए बराबर प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर ऐसी स्थिति आपके पास आ जाए तो ऐसी स्थिति अपन करना है जिसके लिए N की वैल्यू अधिक होगी उसके लिए E भी अधिक होगा, मतलब N अधिक तो E भी अधिक, अगर दोनों बराबर आ जाए। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हो तो जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा उसके लिए एनर्जी भी अधिक होगी। अब ये अपने पास एक कंसेप्ट है, अपन इसमें लगाते हैं N+L का रूल। अपन लगा इसमें N+L का रूल। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लगाता हूँ मैं ये के लिए मैं N+L का रूल लगाता हूँ। ए के लिए N+L का रूल क्या होगा, 4+1 सिंपली कितना होगा, मेरे पास 4+1 हो गया 5। मैंने बी के लिए लगाया, बी के लिए लगाऊंगा तो 4+0 बराबर कितना होगा 4। मैंने लगाया सी के लिए, सी के लिए लगाऊंगा तो कितना होगा 3+2 मतलब 5। मैं लगाऊंगा सिंपली डी के लिए लगाऊंगा तो कितना होगा, डी के लिए कितना देगा 3+1 बराबर। अपन से क्या पूछा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब अपन को सबसे पहले कम वाला रखना है। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम प्राप्त होगी। अब कम सबसे कम किसके लिए प्राप्त हो रही है, इसके लिए 4, इसके दोनों के लिए बराबर प्राप्त हो रही है। तो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि जिसके लिए N+L की वैल्यू बराबर प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में अपन करना यह है, जिसके लिए इनका मान अधिक होगा उसके लिए ऊर्जा भी अधिक होगी। तो इनका मान किसके लिए अधिक है, इनका मान इसके लिए अधिक है, इसके लिए कम है, तो इसकी डी वाले की एनर्जी कम है, तो सबसे कम एनर्जी इसकी डी वाली की। उसके बाद ओबियसली डी वाली किससे ज्यादा होगी। उसके बाद अपन को नेक्स्ट देखना है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, N+L की वैल्यू अपन देखेंगे सी, ए और सी के लिए बराबर प्राप्त हो रही है। तो अपन को देखना क्या है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू किसके लिए कम है, एन की वैल्यू सी के लिए कम है, तो सी वाले की यहाँ पर सबसे अधिक ऊर्जा किसकी हो जाएगी, ए वाले की।
तो अपन ने सिंपली n प्लस एल का वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू के माध्यम से n प्लस एल का रूल लगाया और इसका आंसर अपन ने निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या लगाते हैं, देखना मतलब आंसर को मैच करना। तो अपन आंसर मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है डी, तो ये केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, मतलब अपन को डायरेक्ट को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, अपन केवल एक के माध्यम से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे और एक क्वेश्चन बिल्कुल अपन ने मिनटों में राइट हो जाता। देखिए अगर आप पहले को लगाते आपके पास फर्स्ट ऑप्शन राइट दे रखा था, आप आंसर मैच करने के बाद पहले में केवल एक में डी पहले में, तो अपने क्वेश्चन राइट हो जाता। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपन आसान से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था जेईई 2012 का क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए और n प्लस एल का रूल याद रखिए। इस क्वेश्चन पर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुका है कि उसमें n प्लस एल की वैल्यू अलग अलग दे देते हैं और वापस एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं आज 5 क्वेश्चन के माध्यम से अपने समझा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को समझ लिया अपन ने, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 100 टिप्स नहीं बताए, मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आपको करना क्या, आपको बस पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए और उसके बाद अपन को क्वेश्चन को सिंपली 3 स्टेप में पकड़ के आराम से सोल्व कर देना चाहिए। और अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि अपन को सारी जो अपन को जो भी वैल्यू दे रखी होती है अपन को सब ऐसा ही पद्धति में यूज करनी होती है। बच्चे की तरह गलती करते हैं, तो आप छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं करिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी कौन सी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है बच्चों से, और कैसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं और कैसे जेईई में क्वेश्चन वापस रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखाए, ये 5 क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार जेईई में और नीट में रिपीट हो चुके हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चनों के साथ आपको पूरी बात बताऊंगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी अगर आपको जेईई के कंसेप्ट सीखने और आगे और अधिक वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी मुहिम पसंद आती है, तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।